इनका विशेष यूज होता है। और ठीक है, सटीक है, मतलब सटीक है, सटीकता है इसमें। बहुत ही मत से हम इस पंचांग को यूज करना प्रारंभ किए। पहले हम भी गणेश आपा और ऋषिकेश पंचांग यूज करते थे, फिर इसको हमने प्रारंभ किया। इसको देख करके आप सभी पंचांग को देखना समझ जाए, तो फिर भी अगर नहीं समझते हैं तो आप सब लोग के पंचांग के आधार पर ही बता देंगे। लेकिन अभी जो हम स्टार्ट करेंगे हम, वो निर्णय सागर पंचांग। कौन कौन नाम सुने हैं निर्णय सागर पंचांग का, थोड़ा मुझे बता दीजिए। शेषमणि त्रिपाठी जी को साफ नहीं दिख रहा है, एक बार शेषमणि त्रिपाठी जी दोबारा ज्वाइन हो सकते हैं, नहीं तो एक काम करेंगे, आपका मोबाइल का जो स्क्रीन है उसको जूम आउट कर लीजिए, कम जूम कर लीजिए, तो संपूर्ण दिखेगा, पूरा दिखेगा। अभी कम दिख रहा होगा आपको। ये प्रारंभ हो रहा है, कितने बजे समाप्त हो रहा है, कौन सा नक्षत्र, कौन सा योग, कौन सा करण, कितने बजे प्रारंभ होगा, कितने बजे समाप्त होगा, यह बहुत जरूरी है शुरुआत में। तो पहले वहां से प्रारंभ करेंगे। उससे पहले हम पहले उसके बेसिक चीज जानेंगे, तिथि किसे कहते हैं, कौन कौन सी तिथियां होती है, तिथि की गणना कहाँ से प्रारंभ होती है, शुक्ल पक्ष में कौन कितनी तिथि होती है, कृष्ण पक्ष में कितनी तिथि होती है, महीना कितने होते हैं हिंदी में जो पंचांग में देखे जाते हैं। तो बिल्कुल वैदिक परंपरा से करेंगे। भले डिजिटल सब व्यवस्था है, लेकिन अपना जो व्यवस्था है अध्ययन कराने का, वो पारंपरिक और वैदिक है। अब मैं चाहूँ तो आज से ही आपको फलादे से स्टार्ट कर सकता हूँ, आपको भी बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन वैदिक परंपरा से कर रहे हैं तो आपको वैदिक गणित आना जरूरी है। सिद्धांतिक ज्योतिष का जो बेस है ना, बिल्कुल बेस का भी बेस, वह आना जरूरी है। तो वहीं से हम लोग प्रारंभ करेंगे। शेष मणि त्रिपाठी जी, अब आपको क्लियर दिख रहा है या अभी भी दिक्कत है कोई? शेष मणि त्रिपाठी जी, शेष मणि त्रिपाठी जी, अभी दिख रहा है या कोई दिक्कत है? चलिए दिख रहा है, बहुत बढ़िया। देखिए, सब पंचांग अच्छे होते हैं, अपने अपने स्थानीय पंचांग को ही यूज करना चाहिए अभिषेक जी। सब पंचांग अपने अपने स्थान पर अच्छे हैं, किसी को खराब और किसी को अच्छा नहीं कह सकते। बाकी अपने बाप को बाप कहते हैं सभी लोग। हमारे लिए ये जो है, हम निर्णय सागर देखते हैं तो निर्णय सागर अच्छा है, आप लोग जो जहाँ देखते हैं वो अच्छा है। कोई दिक्कत नहीं है, पंचांग में किसी प्रकार कोई दिक्कत कभी नहीं होता है। पंचांग में कभी डाउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके क्षेत्रीय पंचांग में आपके समस्त क्षेत्र का रीति रिवाज लोकोक्तियां दिया हुआ रहता है। आप देखोगे यहाँ के पंचांग को, और आप हैं छत्तीसगढ़ में, आपके यहाँ बहुत सारे ऐसे रीति रिवाज होंगे जो यहाँ नहीं मनाए जाते हैं, बनारस में नहीं मनाए जाते हैं। वाराणसी के बहुत सारे रीति रिवाज है, वृंदावन के बहुत सारे रीति रिवाज हैं जो आप लोग के यहाँ नहीं मनाया जाता है। तो सबको हम इक्वली नहीं ले सकते, सब अपने अपने स्थान पर अच्छे हैं। चलो इसको तो हम बाद में करेंगे, पहले सभी लोग सबसे पहले लिखेंगे पंचांग। पंचांग कहते किसे हैं? पंचांग किसे कहते हैं? लिख लीजिए, जिनके 5 अंग होते हैं। बहुत ही साधारण भाषा में समझना है और आपको याद भी करना है और बताना भी है। कई बार क्या होता है ना, देखिए हर एक चीज का परिभाषा शब्द के रूप में अलग अलग होता है, और हो सकता है होता है। तो आपने किसी को बताया कि पंचांग किसे कहते हैं, आप बता दिए कि जिसके 5 अंग होते हैं उसे पंचांग कहते हैं। अगर नहीं, ऐसे नहीं होता, उसके पास कुछ और भाषा के रूप में अलग होगा, क्योंकि वह व्यक्ति रियलिटी समझाए नहीं है कि पंचांग कहते किसे है। तो वो बस अपना जो रटा होगा वही आपसे बताएगा, और होता है ऐसा। तो आप इस हिसाब से इसको याद करिए, इसको समझना है। पंचांग स्पष्ट रूप से इसका नाम समझ में आ रहा होगा, पंच अंग, जिसके 5 अंग हो उसे पंचांग कहते हैं। तो शब्द को समझना है। हमने जिस क्वेश्चन को लिया, क्या होता है ना, कई बार छात्र, आप लोग सब बड़े बड़े हमसे बहुत अनुभवी हैं अलग अलग क्षेत्रों में। ज्योतिष में भले आपके सामने मैं उछल रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा जो अन्य विषय होंगे उसमें आप बहुत ही अनुभवी होंगे, कई लोग।
तो आप मेरे हिसाब से क्या है कि उत्तर से अधिक प्रश्न को समझना चाहिए कि प्रश्न है क्या। प्रश्न क्या है कि पंचांग, यहीं से क्लियर हो गया मामला क्या है, पूछना क्या चाह रहे हैं। पंचांग मतलब पंच, अंग मतलब अंग। अंग जिसके 5 अंग हो या जिसका अस्तित्व 5 अंग पर टिका हुआ हो या जिसका अस्तित्व मात्र 5 अंगों पर ही हो, उसे पंचांग कहते हैं। जिसके 5 अंग होते हैं उसे पंचांग कहते हैं। 5 अंग कौन कौन से? पहला तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। ये 5 अंग है। पंचांग के कितने अंग हैं? 5। देखिए पंचांग में बहुत कुछ लिखा हुआ रहता है, थोड़ा बहुत नहीं। अगर पंचांग को प्रॉपरली आदमी पढ़ ले, दिवाकर, आदित्य, मार्तंड आदि ऐसे ऐसे पंचांग है जिसको अगर पूरा बढ़िया से आदमी पढ़ ले, समझ ले, तो आधा ज्योतिषी वही हो जाता है मात्र पंचांग पढ़ करके। निर्णय सागर पंचांग में बहुत कुछ लिखा हुआ है। अधिकतर पंचांगों में बहुत कुछ लिखा हुआ रहता है ज्योतिष से संबंधित। यदि व्यक्ति केवल पंचांग पढ़ना प्रारंभ कर दे ना, तो उसको आधा ज्योतिषी हो जाता है, लेकिन आदमी पंचांग पढ़ता ही नहीं। लेकिन अगर मुख्य रूप से देखा जाए, हम पंचांग क्यों देखते हैं? बस इसी के लिए। तिथि कितने बजे से क्या प्रारंभ हुई, स्टार्टिंग यहीं से हुआ था। बाद में उसमें ऐड करते गए करते गए करते गए करते गए, बहुत सारी चीजें ऐड कर दिए। फिर उसमें मुहूर्त भी देने लग गए, विवाह मुहूर्त आदि जितने भी संस्कार के मुहूर्त होते हैं सब देने लग गए। फिर उसके बाद कई ऐसे विद्वान आए कि इसके अलावा भी दो, इसमें ज्योतिष भी पढ़ाओ। केवल पंचांग ही खरीदे आदमी, उसी से ज्योतिष भी पढ़ ले। फिर उसमें मूल नक्षत्रों का फल देने लग गए, फिर उसमें पंचक देने लग गए, भद्रा देने लग, बहुत सारी चीजों को सम्मिलित कर दिया उन्होंने एक ही पुस्तक में कि ज्योतिषी जो हो उसको उठा करके जेब में रख करके चल जाए, जहां पर ज्योतिष का भी काम कर ले, पंचांग का भी काम कर ले। पूजा भी आने लग गया है, पूजा विधि आने लग गया है पंचांग में। ऋषिकेश पंचांग में तो बहुत पहले से आता है, थोड़ा शॉर्ट में आता है, माँ मृत्युंजय मंत्र आदि। लेकिन ऐसे ऐसे पंचांग इसमें संपूर्ण पूजा विधि लिखा हुआ है। सारा पूजा भी आप करा लो, एक ही पुस्तक ले जाना है, कुछ नहीं ले जाना, मात्र पंचांग। उससे मार्केटिंग बढ़ती है। तो बहुत कुछ है, लेकिन अगर मूल कहा जाए पंचांग किस लिए, तो तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण को जानने के लिए जिस शास्त्र का या जिस ग्रंथ का, जिस पुस्तक का प्रयोग किया जाता हो उसे पंचांग कहते हैं। ये भी एक नया परिभाषा बता दिया। अब तिथि, प्रश्न आता है सबसे पहला, तिथि, तिथि कहते किसे? परिभाषित होना जरूरी है। भैया तिथि है क्या, व्हाट इज तिथि? हम जानते हैं प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, नाम जानते हैं, वो तो उसकी संज्ञा हो गई। संज्ञा मतलब उसका नाम हो गया। तिथि है, नक्षत्र है, योग है, करण है। लेकिन कहते अगर कोई पूछे भाई तिथि, हम जानते हैं प्रतिपदा द्वितीया होता है, तृतीया होता है, चतुर्थी होता है, लेकिन क्यों है, किसे कहते हैं, उसका परिभाषा क्या है और क्यों है, ये भी बताएंगे। ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा। जब आप कुछ गणित कर लेंगे ना, मैथ कुछ हो जाएगा आपका, सूर्योदय निकालना सीख जाएंगे प्रत्येक स्थान का, पंचांग बनाना सीख जाएंगे प्रत्येक स्थान का, और शुद्ध जन्म समय करना। जो समय जो चल रहा है ना आपकी घड़ी में या हमारे घड़ी में या सबके घड़ी में, जहां भी छत्तीसगढ़ वाले हो, चाहे बंगाल वाले हो, बिहार वाले हो, मैं वृंदावन बैठा हूँ यहाँ पे, सबके घड़ी में एक ही बज रहा होगा। जितना बज रहा होगा अभी सबके में एक ही बज रहा होगा। अभी लगभग 8 बज करके कितना मिनट हो रहा है, 22 मिनट। हाँ लिखा हुआ है 8:22 हो रहा है, तो सबके घड़ी में जो है 8:22 ही हो रहा होगा। कोई भी हो, हम हो, आप हो, कोई भी हो। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। धूप घड़ी, हमें जो कुंडली बनाने के लिए ये होता है समय, वह धूप घड़ी चाहिए होता है। इस घड़ी से काम नहीं चलेगा। धूप घड़ी कहते हैं स्थानिक समय, तो वो भी निकालना पड़ेगा अपने को। इस समय से ये समय चाहिए, इसके आधार पर ही वो निकलता है। तो वो बनाना सीख जाएंगे। भयात, भवोग, इष्टकाल, चंद्र स्पष्ट, ग्रह स्पष्ट, सूर्यादि स्पष्ट, ये सीखेंगे। सब पैटर्न आपको भेज दिया गया होगा कि क्या क्या अध्ययन करने वाले हैं सिद्धांत ज्योतिष में। तब आपको हम बताएंगे कि आज यदि षष्ठी है या आज के दिन चतुर्थी तिथि है, तो आज चतुर्थी ही क्यों है। यदि शुक्ल पक्ष है तो शुक्ल पक्ष ही क्यों है। यदि कृष्ण पक्ष है तो कृष्ण पक्ष क्यों है, मैं नहीं मानता, तो सिद्ध करो क्यों कृष्ण पक्ष है। ये सब भी सिद्ध कराएंगे आपको, लेकिन कुछ गणित होने के बाद।
अभी जो हम बात करेंगे वह तिथि पर करेंगे कि तिथि किसे कहते हैं। लिख लेंगे सभी लोग। क्या? तिथि। ये तिथि किसे कहते हैं, परिभाषा लिखेंगे तिथि का। सूर्य और चंद्रमा के 12 अंशों के अंतर को तिथि कहते हैं। एक छोटा सा और विशेष में लिख लीजिए, ये परिभाषा से अलग है। चंद्रमा एक दिन में 12 अंश की दूरी तय कर लेते हैं। एक 24 घंटा में उनका जो स्पीड है, मतलब जो गति है, दूरी है अपने ऊपर गति करने का, घूमने का, वह 12 डिग्री है। 12 अंश अर्थात डिग्री, 12 डिग्री। अंतरिक्ष का जो मापक है वो डिग्री है। जो हमारा भूमि का मापक है वह मीटर, किलोमीटर आदि पे है, कोस और योजन जो भी है। और जो अंतरिक्ष का मापन होता है वो किलोमीटर पे नहीं, वो डिग्री पे होता है। समुद्र में भी ऐसा ही नापा जाता है, डिग्री पे ही चलता है वहां भी गाड़ी, नाव वगैरह। तो जो ग्रहों का जो मापन करेंगे, गति करेंगे हम लोग, वो डिग्री पे करते हैं, अंश, कला, विकला, राशि के आधार पर। सभी लोग क्लियर है? सभी लोग को समझ में आ रहा है? कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। कोई भी प्रश्न हो आपके मन में, जो विषय में पढ़ा रहा हूँ उस विषय से संबंधित प्रश्न हो तो तुरंत करिए। कुछ नया चीज आता हो वो भी बता सकते हैं आप। तिथि कहते हैं, देखिए तिथि जो होती है, कुल तिथि 30 होती है, लेकिन संज्ञा में मात्र 16 तिथि ही कहे जाते हैं। संज्ञा मतलब बोलने में, नाम जो है मात्र 16 ही तिथियों का, लेकिन संख्या देखा जाए तो 30 है। 15 शुक्ल पक्ष का और 15 कृष्ण पक्ष का, कुल 30 तिथियां हैं। किसी का कोई प्रश्न हो? संजय जी, अभिषेक जी, जो बिल्कुल नए हैं वो ही बताइए। आपको समझ में आ रहा है? कोई ऐसी बात तो नहीं जो ऊपर से जा रहा हो? बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है मैंने, और मुझे पता है कि अधिकतर जो अध्ययन करते हैं ना, वो इतना बेसिक से भी नहीं करते, करते हैं लेकिन इतना ही बेसिक से नहीं करते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली हर चीज का बाल का खाल निकाले। जी ओम जी, लिख लिया सभी लोगों ने? तिथियों की जो गणना होती है वैसे तो 30 है संज्ञा में, 15 शुक्ल पक्ष की और 15 कृष्ण पक्ष की, लेकिन जो बोलचाल में है, बोला जाता है, वह 16 ही है। संज्ञा में, बोलने में मात्र 16 है। ठीक है, ये 16 तिथियां क्या है लिख लेंगे। शुक्ल पक्ष, एक माह में 2 पक्ष होते हैं, लिखेंगे। एक माह में 2 पक्ष होते हैं। पहला पहले जो आता है वो कृष्ण पक्ष आता है पहले नंबर। शुक्ल पक्ष हम पहले क्यों लिखे, इसका भी एक कारण बताएंगे आपको आगे चल करके, कि जो तिथि की गणना प्रारंभ होती है ना शुक्ल पक्ष से, इसलिए मैंने पहले शुक्ल पक्ष लिख दिया। लेकिन महीने में जो पहले आता है, हम लोग जो गणना करते हैं हमारे पंचांग में चांद्रमास के आधार पर, वो कृष्ण पक्ष करते हैं। तो पहला पक्ष है वो है कृष्ण पक्ष, और दूसरा पक्ष है वो शुक्ल पक्ष।
कृष्ण पक्ष में प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक, और जो शुक्ल पक्ष में आता है वह है प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक, ये तिथियां। हाँ जी, जिनका भी कोई भी प्रश्न हो शिवानी जी, वो अपना जो भी प्रश्न हो वो चैट बॉक्स में पिन कर सकते हैं, बता सकते हैं। लिख लिए सभी लोग, बता दें, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, हटाऊंगा इसे। देखिए तिथि की जो होती है गणना, वो भी जब पंचांग देखेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंच, ये हम 1 2 3 4 ही गिनती कर रहे हैं, बस संस्कृत में कर रहे हैं। प्रतिपदा मतलब 1, द्वितीया मतलब 2, तृतीया मतलब 3, चतुर्थी मतलब 4, पंचमी सप्तमी, पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दसवीं, एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी, और चतुर्दशी तक तो सेम जाएगा दोनों पक्ष में। लेकिन लास्ट में, कृष्ण पक्ष के लास्ट में हम अमावस्या कह देंगे। 14 तक तो जाएगा, चतुर्दशी तक दोनों में सेम, प्रतिपदा से स्टार्ट होकर के चतुर्दशी तक। लेकिन कृष्ण पक्ष है तो लास्ट में अमावस्या होता है, और अमावस्या तिथि जो है वह 30 नंबर की होती है। अमावस्या तिथि जो है वो 30 नंबर की होती है, और जो पूर्णिमा तिथि है वो होती है 15 नंबर। यदि पूर्णिमा तिथि है, समझ लीजिए 15 नंबर तिथि है। पिंक कीजिए राधे श्याम। अगर पूर्णिमा तिथि है ना, जैसे मान लीजिए अभी पूर्णिमा, अभी शुक्ल पक्ष चल रहा है कार्तिक का, आज चतुर्थी होगा लगता है ना, चतुर्थी तिथि है आज। तो आज चतुर्थी है, और चतुर्दशी अर्थात 10 दिन के बाद चतुर्दशी आएगा, और 11वें दिन पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा होगा अर्थात उस दिन 15 नंबर की तिथि। पूर्णिमा है तो मतलब 15 नंबर, नाम भले पूर्णिमा है कि पूर्ण, लेकिन वो 15 नंबर तिथि होती है। और अमावस्या जो होती है वह 30 नंबर की तिथि होती है। इतना याद रखना है बस, बस इसी में हम तिथि वगैरह सब बढ़िया समझ लेंगे। बाकी हम बृहद वकाड़ा चक्र मुहूर्त के लिए अध्ययन कराएंगे, उसमें और भी बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। तो प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा तक लिख लिया सभी लोगों ने? कंफर्म बताइए। फिर हम तिथि वार पे चलते हैं। वार कितने होते हैं सबको पता है, वार 7 होते हैं, रविवार से लेकर के शनिवार तक, सोमवार से लेकर के रविवार तक। कहाँ से गिनते हैं? रविवार, रविवार से ही गिनते हैं। बहुत सुंदर। चलिए सभी लोग क्लियर है। और एक और बात आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अब मैं, अब वहाँ आपके पास हूँ नहीं कि मैं देखूंगा, आप इसे ऐसे वाला काम मत करिएगा, 3 उंगली से जो मोबाइल पे घिस देते हैं ना, मतलब समझ रहे होंगे आप लोग क्या, स्क्रीनशॉट वाला काम नहीं करना है, प्रॉपरली लिखना है। और आप लोगों से नोट्स मांगे जाएंगे, आप भले कितना भी मुझे दक्षिणा दीजिएगा, यदि आपने हमें नोट्स अपना कंप्लीट करके नहीं दिया तो ग्रुप से एग्जिट कर दिया जाएगा, भले केस कर दीजिएगा, पैसा दिया पढ़ाया नहीं। तो इतना सब लोग ध्यान रखेंगे। हमें आप अभी फेयर करिए, चाहे एक साथ ही रफ करो, मुझे चाहिए होगा, मैं पूछूंगा आप लोगों से। आगे चलकर सिद्धांत बताऊंगा, कुंडली डेली बनानी भी पड़ेगी, कुंडली उसको दिखाना पड़ेगा, बिल्कुल एज ए होमवर्क जैसे। आप हेडक रहेगा इस समझ लो महाराज। वो ऑनलाइन वाला वो सिस्टम नहीं कि पढ़ लिया तो हो गया, क्लास में चला गया, हो ना हो वो मेरा नहीं, करना ही पड़ेगा। नहीं तो 3 दिन केवल आपको हम छोड़ेंगे, चौथे दिन ग्रुप से एग्जिट, अगर आपने जवाब नहीं दिया। तभी ना आप 3 महीने के बाद कहोगे कि आई एम ज्योतिषी है। 6 महीने का कोर्स, 3 महीने में ही कहेंगे आई एम ज्योतिषी। और अपने फेसबुक का प्रोफाइल चेंज कर लेंगे, एस्ट्रोलॉजर संजय कुमार, एस्ट्रोलॉजर बनर्जी। क्या नाम है, कौन बनर्जी है आप? मर्स दीपिका, मिस, अच्छा मिस दीपिका। इनका नाम एक साथ है ना, तो हम मर्स पढ़ जाते हैं। डेमो में मर्स पढ़ गया था, मिस दीपिका जी। अभिषेक बनर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वार हेडिंग डालेंगे सभी लोग, वार।
प्रश्न उठता है वार किसे कहते हैं। अभी तक आप लोग जानते थे कि वार होते हैं, परंतु यदि कोई प्रश्न पूछे किसे तो क्या हम जवाब देंगे, लिखेंगे एक सूर्योदय से लेकर दूसरे सूर्योदय तक का जो समय होता है वह वार कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, अपना जो वार है, सॉफ्टवेयर पे जो कुंडली बनाते हैं उनको पता होगा कि दो वार आता है, एक इंग्लिश वार आता है, एक हिंदी वार आता है। तो वार कौन सा, तो अपना जो वार है वो जब तक सूर्योदय कल का नहीं हो जाए तब तक पिछला वार समाप्त नहीं होगा। कैसे, जैसे आज के दिन सोमवार है, सोमवार ही है ना, आज सोमवार है, तो आज सुबह सोमवार कितने बजे लगा, जब आज सुबह सूर्योदय हो गया था 6:45 या 7 बजे, जो भी अभी ठंडी का मौसम आ रहा है तो 6:45 लगभग हुआ हो। तो आज सुबह जो वार प्रारंभ हुआ है सोमवार, वो सुबह प्रारंभ हुआ, रात्रि 12 बजे नहीं हुआ। जैसे डेट चेंज हो जाता है ना रात्रि 12 बजे, वो वाला सिस्टम नहीं है। अब आपका सिर जो है ना दो भाग करेंगे हम, अंग्रेजी वाला मामला अलग रहेगा, हिंदी वाला अलग रहेगा। देखिएगा आगे चल करके सब कुछ अलग अलग दिखेगा आपको कि अंग्रेज वाला अभी तक हम क्या मानते थे और रियल में भारतीय संस्कृति क्या है, और बिल्कुल करेक्ट है, एक भी उसमें कोई लेकिन परंतु है ही नहीं। तो वार हम तब ही उस दिन का मानेंगे जब अगले दिन का सूर्योदय हो जाएगा। जैसे आज सुबह 6:45 सूर्योदय हुआ तो तभी से सोमवार प्रारंभ हुआ। अर्थात यदि जातक का जन्म आज सुबह, जातक मतलब किसी बच्चे या बच्ची का जन्म, यदि आज सुबह 6 बजे होता तो उसका हम क्या वार लिखते, रविवार। क्या लिखेंगे हम, रविवार, क्योंकि रविवार की रात्रि में रविवार समाप्त ही नहीं हुआ जब तक कि अगला वार नहीं हुआ, अगला सूर्योदय नहीं हुआ। ये बात समझ में आ रहा है अंकित जी, अभिषेक जी? जी, तो वार तब तक नहीं प्रारंभ होगा जब तक कि अगला सूर्योदय ना हो जाए। यदि जातक बच्चे का जन्म सूर्योदय से 1 मिनट भी पहले हुआ है तो हम क्या कहेंगे, पिछला दिन का लेंगे, हम लिखें रविवार के रात्रि 6 बजे, उसमें लिख लिया जाता है देर रात्रि, मतलब रात्रि लिखेंगे आदमी शाम ना समझ जाए इसलिए देर रात्रि लिखा जाता है। और फिर जब इष्टकाल लिखते हैं ना तो ज्योतिषी कोई भी कुंडली देखेगा तो ज्योतिषी ही देखेगा ना, फालतू आदमी तो कुंडली उल्टा पढ़ना स्टार्ट नहीं करेगा भाई। कुंडली जब दिखाएंगे, ऐसे मान लीजिए हम डॉक्टर पर्चा लिखता है तो वह पर्चा या तो डॉक्टर दूसरा देखेगा और नहीं तो जो मेडिकल स्टोर वाला होता है वो देखेगा, दूसरा कोई नहीं देखेगा। और देख रहा है तो बेवकूफी कर रहा है। यदि उसको अनुभव है तो ठीक है, देख लो, थोड़ा बहुत पढ़ लो, लेकिन पूर्णतः आप उसमें टीका टिप्पणी नहीं कर सकते क्योंकि आपने एमबीबीएस नहीं किया। और आपकी कुंडली बनाई हुई गैर ज्योतिषी, जिसने कभी ज्योतिष नहीं अध्ययन किया, यदि वह टीका टिप्पणी करता है तो वो बेवकूफ है अगला व्यक्ति जो बिना ज्योतिष पढ़े। और बिना ज्योतिष पढ़े जो ज्योतिष को उल्टा सीधा ही बोलते हैं ना, चाहे कोई भी हो, कोई बेवकूफ है। जब तक आप किसी विषय के बारे में जानेंगे नहीं तब तक उस पर टीका टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। आज हम इंग्लिश पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि उसमें क्या कमी है और क्या अच्छाई है। हमें इंग्लिश आती नहीं, हम कहेंगे अंग्रेजी खराब है, अंग्रेजी विषय खराब है, नहीं कह सकते है ना। उसी प्रकार से खैर आज तो चला आ रहा है। खैर एक और बात है, जितना इसके बारे में लोग नेगेटिव बोल रहे हैं उतना पॉजिटिविटी बढ़ रही है इसकी, यही बहुत अच्छी बात है। पहले आज से 10 साल पहले कोई नहीं जानता था ज्योतिष का मामला, कोई क्या नहीं, बहुत कम, ऐसा क्रेज नहीं था। तो आज देखिए सभी समाज के लोग जुड़े हैं हमारे में, कोई ऐसा समाज नहीं होगा जिस समाज के आदमी नहीं होंगे हमारे पास। सबके सबका जितने भी सबका मति जो है शास्त्र में और शास्त्र के प्रति विश्वास बढ़ा है, वेद के प्रति विश्वास बढ़ा है। मतलब यह है कि सूर्योदय से पहले यदि जातक का जन्म होता है पिछले दिन लेंगे, जब तक सूर्योदय नहीं होता तब तक वार प्रारंभ नहीं होगा। ठीक है, वह वार कहलाता है। वार किसे कहते हैं, एक सूर्योदय से लेकर के दूसरे सूर्योदय तक का जो समय है उसे वार कहते हैं। वार
की गणना, ये प्रश्न कुंडली जब पढ़ेंगे वहां विशेष इसका प्रयोग किया जाता है। वार की गणना रविवार से की जाती है। रविवार के जैसे मान लीजिए कोई कहे 5 नंबर वार, तो 5 नंबर वार रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु। गुरुवार क्या है? 5 नंबर का वार। वो गिनती आगे चल करके आपको करनी पड़ेगी, इसलिए याद रखेगा जब भी गणना करेंगे किसी भी वार का, जैसे कोई कहे कि वार की संख्या जोड़ लीजिए, तो आज कौन सा वार है? सोमवार। तो आज कौन सी वार की संख्या है? 2, रविवार और सोमवार। तो वार की गणना कहाँ से प्रारंभ होती है? रविवार से। और कहाँ तक जाती है? शनिवार। इसे भी नोट कर लिए होंगे सब लोग, कर ही लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। तिथि, वार, नक्षत्र, इसका मैं प्रॉपर्ली नाम बताऊंगा आपको, नक्षत्र, क्योंकि ये जरूरी है। प्रत्येक स्थान पे इसे इसकी आवश्यकता, फलित में भी आवश्यकता है, मुहूर्त में भी आवश्यकता है, गणित में भी आवश्यकता है। नक्षत्र किसे कहते हैं पहले समझेंगे, फिर कौन कौन नक्षत्र होते हैं, कितने होते हैं वो भी समझेंगे किसे कहते हैं। नक्षत्र किसे कहते हैं? कहते हैं आकाश मंडल में स्थित तारों के समूहों को नक्षत्र कहते हैं। आकाश मंडल में स्थित तारों के समूहों को नक्षत्र कहते हैं। आप ये भी कह सकते हैं जो आकाश मंडल में जो तारे दिख रहे हैं ना, वही नक्षत्र है। जितने भी चमकीले चमकीले तारे दिखते हैं ना अपने को, वही नक्षत्र है। देखिए मैंने भी सफेद ले लिया, पीला वाला चमकीला नहीं दिख रहा। इसको इस प्रकार समझिए कि प्राचीन काल में, मतलब प्रारंभिक काल में सृष्टि के, ज्योतिषियों ने, ऋषि मुनियों ने आकाश की तरफ देखा और उनको जितना भी तारा दिखा, वैसे तारा तो अनंत है, उसका कोई गणना नहीं है। अब सौर मंडल में पता नहीं कितने, मतलब सौर मंडल हुआ अपना, एक सौर मंडल में तो एक ही तारा है, सूर्य है। तारा मतलब ये भी कह सकते हैं सूर्य जैसा पिंड जो होगा उसे तारा कहेंगे। तो एक गैलेक्सी में पता नहीं कितने सूर्य हैं, कितने सौर मंडल हैं, ये सब तो आप लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे भूगोल वगैरह। तो तारे तो बहुत हैं, एक तो है नहीं। अब हम लोग ही देखते हैं तो अनगिनती दिखते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि जितना उनको तारा दिखा पृथ्वी से, उतने ही तारों का उन्होंने सम्मिश्रण किया। तो सारे आकाश मंडल में जितने तारे हैं सब तारे नहीं, उनको जितना पृथ्वी से दिखा उतने ही तारे, उनको क्या किया उन्होंने, भाग बना दिया। बराबर का भी नहीं, किसी समूह में 20 तारे, किसी समूह में 4 तारे, किसी समूह में 3 तारे, किसी समूह में 100 तारे, इस प्रकार से समूह बना दिया उन्होंने। आप कभी कभी एक जगह जब बैठे रहते हैं ना, जब दीवार की तरफ देखो, ध्यान दीजिएगा कभी भी दीवार की तरफ देखने से, विशेष करके ऐसा सुबह सुबह में ज्यादा समझ में आता है। तो आप वहां दीवार पे देखो, टाइल्स पे देखो, तो कुछ एक नक्शा सा बना होता, कुछ नहीं हो, आपका आंख जो है ना उस प्रतिबिंब को अपने दिमाग के हिसाब से चित्रित कर देता है। ऐसा आप लोगों के साथ हुआ कि नहीं हुआ, आई डोंट नो, बस बट होता है। कभी कभी आकाश में भी बादल की अलग एक स्वरूप दिखेगा, आप ध्यान से कुछ देर देखते रहोगे ना, उस बादल में ही कहीं घोड़ा जैसा दिखेगा, कहीं भगवान जैसा दिखेगा, कहीं कृष्ण जैसा दिखेगा। मतलब बादल का ही जो है ना वो कटिंग, आपका आंख जो है वो प्रतिबिंब करने लग जाता है। तो वो जो दृष्टियात्मक है, उसी प्रकार से जब उन्होंने देखा ऊपर, तो कुछ कुछ तारे के समूह का एक अलग अलग आकृति बन रहा था। किसी का अश्विनी है, अश्व के मुख जैसा आकृति बन रहा, उसका नाम अश्विनी लिख दिया उन्होंने। यह जो समूह है इसका नाम अश्विनी है। इसी प्रकार से हस्त नक्षत्र, उसका हाथ जैसा आकृति है। टेलीस्कोप से दिल्ली में भी दिखाया जाता है, और विशेष पहले कलकत्ता में विशेष था, अब तो बहुत जगह हो गया। वहां से आपको सारे तारों का स्वरूप के आधार पर दिखाते हैं, इन सब तारों को मिला करके। तो कभी समय मिले जरूर जाइएगा। तो इस प्रकार से जो नक्षत्र है वो तारे ही है, बस इसको समूह बना दिया, वो क्या हो गया, नक्षत्र कह दिया गया, लेकिन है वो तारा का समूह ही। तो सभी लोग समझ गए होंगे नक्षत्र किसे कहते हैं।
आकाश मंडल में स्थित तारों के समूहों को नक्षत्र कहते हैं। यदि कोई कहे कि तारा ही नक्षत्र है तो भी ठीक है भाई, तारा ही तो है नक्षत्र जो है, लेकिन एग्जैक्टली वही होगा, मतलब समूह। एक तारा को हम एक नक्षत्र नहीं कह सकते, लेकिन तारे के समूह को हम नक्षत्र कह सकते हैं। अगर आप एक तारे को नक्षत्र कह रहे हैं तो वो गलत हो सकता है, लेकिन ठीक है, चलेगा। यहाँ तक क्लियर है सब? दीपिका जी, अंकित जी, शिवानी जी, तो खैर ठीक है। दिनेश जी बता दें सभी लोग, ओम जी, हितेश जी, कांता जी, समझ में आ रहा है सभी लोगों को? अंकित जी बढ़िया समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? चलिए रामबुल जी आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नक्षत्र किसे कहते हैं? नक्षत्र तारों के समूहों को कहते हैं। कितने नक्षत्र होते हैं? कुल 27 नक्षत्र होते हैं। अभिजित, नक्षत्र को मिलाकर 28 नक्षत्र हो जाते हैं, परंतु अभिजित नक्षत्र की गणना बहुत ही कम स्थानों पर किया जाता है, क्योंकि इस नक्षत्र का कोई अपना अस्तित्व नहीं है। कौन सा नक्षत्र? अभिजित। अपना कोई अस्तित्व उसका नहीं है। ये उत्तरार्ध, साढ़ा और श्रवण, इन दोनों नक्षत्रों का भाग है। अभिषेक जी समस्या है, कल रात्रि 12 बजे के बाद कौन सी तिथि मानी जाएगी? क्या तिथि नहीं होता है? तिथि का संबंध सूर्योदय से नहीं किया जाएगा। तिथि कैसे देखेंगे? पंचांग में आपको बताएंगे। तिथि कभी भी प्रारंभ हो सकती है, कोई भी तिथि। एक तिथि समाप्त होते ही दूसरा तिथि प्रारंभ हो जाएगा, और कभी भी समाप्त हो सकता है। कभी भी प्रारंभ, कभी भी समाप्त हो सकता है, उसका कॉन्सेप्ट बताएंगे। लेकिन एक बात होता है तिथि में, तिथि नक्षत्र योग तीनों में होता है कि जब प्रारंभ हुआ है तो कम से कम 22 घंटा तो रहेगा ही रहेगा। जब से प्रारंभ कभी भी हो सकती है, कोई भी बात नहीं, लेकिन जब से प्रारंभ हुआ है ना, तब से लेकर के कम से कम 22 घंटा रहना ही रहना है, और अधिक से अधिक 27 घंटा। इससे अधिक तिथि नहीं चलती है, इससे अधिक योग भी नहीं चलता है, इससे अधिक नक्षत्र भी नहीं चलते। शंका का समाधान हो गया अभिषेक जी? श्रवण नक्षत्र इन दोनों नक्षत्रों का भाग है। कौन सा? अभिजित नक्षत्र। अभी हम 27 नक्षत्रों का नाम भी लिखाएंगे आपको, और इसे याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, गणित बनाने के लिए, सिद्धांत ज्योतिष अध्ययन करने के लिए। आगे बढ़े, लिख लिया सभी लोगों ने?
जल्दी से क्लियर करिए, बताइए। अच्छा जी, अभिषेक जी की नीमा जी नाम। तो अपने आईडी साझा करिए नीमा जी आप। कांता जी ने भी लिख लिया। अपनी आईडी बनाइए, अपना पहचान बनाना है अब। अभिषेक जी कौन है आपके? अच्छा, पुत्र हैं। चलिए, इसे लिख लीजिए। अब नक्षत्र का नाम लिख लीजिए क्योंकि वह जरूरी है। नक्षत्र, पहला है अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा नहीं है, आर्द्रा, डबल र लगा हुआ है द पे, एक नीचे भी और एक ऊपर भी। इसका नाम आर्द्रा कहते हैं लोग बाग, बट आर्द्रा है। यहीं पर अधिकतर ज्योतिषी यहाँ भी फंसते हैं। आर्द्रा आर्द्रा कहते हैं, लेकिन इसका शुद्ध नाम क्या है? आर्द्रा। दो रा है, आर्द्रा, आर्द्रा, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पोष्य, आश्लेषा, आश्लेषा नहीं, आश्लेषा, मघा, पूर्वा, फाल्गुनी, उत्तरा, फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, ज्येष्ठा, मूल, ठीक है। विशाखा, अनुराधा भूल गए, देखिए इसके नीचे अनुराधा, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा, फाल्गुन, उत्तरा, फाल्गुन, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वा, साढ़ा, उत्तरा, साढ़ा। अब यहीं पे जो है एक्स्ट्रा जो है लग जाता है वो अभिजित, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा, भाद्रपदा, फिर है उत्तरा, भाद्रपदा और रेवती। 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये नक्षत्र लिख लेंगे। अभिजीत को याद आपको नहीं करना, बस लिखा दिया यहाँ पर, इसे लिख लीजिए 22 नंबर पे। लेकिन अभिजीत को याद ही नहीं करना है, याद करना ही भूल जाइए। तो बार बार जब आप गिनती करोगे ना, विचंद्र स्पष्ट में गिनती आवश्यकता होती है, इसकी गिनती की जाती है नक्षत्रों की उंगली पे।
अश्विनी भरणी, इस प्रकार से करना होगा। अगर आपको अभिजीत याद रहेगा तो बार बार गलत होगा, पूरा गणित गलत हो जाया करेगा एक ही चक्कर में। तो लोग कहते हैं इसे याद करो, मैं कहता हूँ याद मत करो, कुछ मत करो। अभिजीत को लिखा दिया हूँ क्योंकि कई लोग आप लोग मुझे जानते होंगे अभिजीत को, कहेंगे यार लगता है अभिजीत इसको नहीं पता है, अभिजीत नहीं बता रहा, इसलिए मैं बता दिया। लिख लिए हो तो बता देंगे सभी लोग। पूरा बोर्ड दिख रहा है ना सभी लोगों को? बोर्ड पूरा दिख रहा है? और समय का टेंशन मत लीजिएगा, विषय जब तक पूरा नहीं होगा तब तक हम आपको छोड़ा नहीं करेंगे। ये नहीं कि 8 से 9 ही रहेगा, 9:15 भी हो सकता है, 9:20 भी हो सकता है, 10 नहीं बजेगा। चिंता नहीं करिएगा, आप लोग सोचेंगे 10 भी बचा सकते हैं, हमें भी जल्दी रहता है ना। तिथि, वार, नक्षत्र, यह 3 चीज हम लोगों ने समझ लिया। अब जो है एक ग्रंथ हम आपको पढ़ाएंगे, उस ग्रंथ की ओर चलते हैं। उसमें 2-4 श्लोक आज प्रारंभ करते हैं, आज पहला दिन है इसलिए, ठीक है। वो प्रत्येक क्लास में शुरुआत में पहले वो ग्रंथ होगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। उसमें सारा बेसिक चीज है, विशेष करके मुहूर्त के बारे में। कारण यह है कि कुंडली आपसे हमेशा व्यक्ति कम दिखाएगा, मुहूर्त बहुत पूछते हैं। तो संहिता ज्योतिष लगा होना बहुत जरूरी है। संहिता मतलब मुहूर्त की पद्धति, तो मुहूर्त में चलते हैं। बारह चक्र निकालना है, पंचांग। ये एक पुस्तक है, बृहद बकाड़ा चक्र, विद्यावन संस्कृत ग्रंथालय से है। बृहद बकाड़ा चक्र है, बाल बोधनी हिंदी व्याख्योपेतम। ये क्या है ना, बाल बोधनी लिखा हुआ है, अर्थात ये 8वीं कक्षा जो संस्कृत पढ़ते हैं ना छात्र, उनके लिए 8वीं की कक्षा की पुस्तक है। इसमें लगभग 217 श्लोक है। जो इस ग्रंथ को लगा लेता है, ये पुस्तक बिल्कुल पतला सा है, 8वीं का पुस्तक है, समझिए। केवल इस पुस्तक को लगाने मात्र से संहिता ज्योतिष बहुत मजबूत हो जाती है। अब इस श्लोक पहला पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा ये कहना क्या चाह रहे हैं। वद बिहारी त्रिपाठी जी ने इसको लिखा है, श्री कमलाकांत शुक्ल जी भी इनके साथ थे। तो ये दोनों मिलकर के ये संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के प्राचार्य हो गए। इसका जो नाम है पुस्तक का, वो बृहद बकाड़ा चक्र है, बाल बोधनी हिंदी व्याख्यापेतम। चलिए श्लोक यहाँ से प्रारंभ होता है। अगले ये विषय सूची दिया हुआ है, क्या क्या आप पढ़ेंगे इसमें, बहुत कुछ है इसमें। पहले श्लोक में मंगलाचरण, वारों के नाम, शुभ और अशुभ वार कौन से होते हैं वो पढ़ेंगे। वार दोष परिहार होगा, तेल किस दिन लगाना चाहिए किस दिन नहीं लगाना चाहिए, परिहार उसका, ऋतु के बारे में, अयन के बारे में, किस अयन में क्या करना चाहिए, तिथि तिथि आदि के बारे में, सिद्धि योग, मृत्यु योग, अमृत योग, नक्षत्र, नक्षत्र के देवता, सद पत चक्र विवरण। इससे लिखा जाता है कि वस्तु खोया हुआ है। योग नाम, सप्तकरण, विष्टि, भद्रावास, राशि नाम, राशि उच्च नीच ग्रह, चंद्रवास, राशि परिज्ञान, चंद्र, बहुत ग्रह भुक्त संख्या, गर्भाधान की मुहूर्त क्या होना चाहिए, पर्व तिथि क्या होती है, सूतिका स्नान किस दिन करें, किस नक्षत्र में, नामकरण कब होना चाहिए, निष्क्रमण, मृत्यु प्रवेशन, भूम्युपवेशन, शिशु अवलोकन, दंतोत्पत्ति कथनम, दांत किस महीने निकले तो क्या फल होता है उसके बारे में। फिर अन्नप्राशन मुहूर्त, मुंडन मुहूर्त, विद्यारंभ मुहूर्त, यज्ञोपवीत मुहूर्त, उपनयन अर्थात जनेऊ का मुहूर्त, छुरिका बंधन, अस्त्र शस्त्र रखने का मुहूर्त, वर का वरण करना जिसको फलदान कहते हैं, छेका कहते हैं, उसका कब करना चाहिए, तेल हरिद्रा लेपन, जो उबटन लगता है वो कितनी बार लगना चाहिए, तेल चढ़ता है ना विवाह से और यज्ञोपवीत से पहले, उसके बारे में। मंडप रचना, मंडप रचना, मंडप कितना बड़ा होना चाहिए, खंबा किधर गड़ना चाहिए किधर नहीं गड़ना चाहिए,
विवाह कौन कौन महीने में होना चाहिए, गण विचार, वर्ण ज्ञान, वस्त्र को, तारा, योनि विचार, ठीक है, ग्रह मैत्री, गण का विचार, गण फल, नाड़ी का फल, नाड़ी सुने होंगे या फिर जब वर कन्या का विवाह होता है तो नाड़ी का विचार किया जाता है, नाड़ी कूट, नाड़ी दोष कैसे खत्म हो उसके लिए, सूर्य का विचार, दिशा का विचार, दिक्सूल का, किस दिशा की यात्रा कब करें नहीं करें उसके बारे में, दुरागमन का, मधु प्रवेश का, शुक्र का फल, फिर कह रहे हैं चूल्हा बनाने का, बहुत सारा है इसमें, मतलब इतना सारा मुहूर्त है ना महाराज, केवल एक इस ग्रंथ को, छोटा सा ग्रंथ है, वैसे इसके स्टेप बाय स्टेप बहुत है, मूर्त चिंतामणि है, मूर्त मारतंड है, मूर्त पारिजात है, बहुत सारे पुस्तक है मुहूर्त के, लेकिन केवल ये छोटा सा पुस्तक अध्ययन करके व्यक्ति मुहूर्त में महारत हासिल कर सकता है, कहीं बैठने लायक हो सकता है, लेकिन करते नहीं लोग यार। मैं आपको अध्ययन कराऊंगा, बाकी आपके ऊपर है कि आप कितना इसे तैयार कर रहे हैं, कितना परसेंट पढ़ रहे हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं हम। सबसे पहला श्लोक मंगलाचरण तो आज कर ही दें। सूर्य चंद्र मुखा नत्वा ग्रहान गणपतिम तथा ज्योतिष शास्त्र प्रवेशाय वकहड़ा चक्र मुच्यते। कहते हैं सूर्य और चंद्र प्रमुख नवग्रहों तथा गणेश को नमस्कार करके ज्योतिष शास्त्र में प्रवेश करने के लिए बृहद वकहड़ा चक्र की रचना करता हूँ। कितनी बड़ी बात होने के लिए, जबकि यह पुस्तक छोटा है लेकिन बहुत खोटा है, मुहूर्त के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसको करने के बाद आप समझ लीजिए कि बेसिक एडवांस पढ़ लिए दोनों मुहूर्त में। लेकिन ये कितनी बड़ी की बात कर रहे हैं, केवल ज्योतिष शास्त्र प्रवेशाय, ज्योतिष शास्त्र में प्रवेश करने के लिए मात्र एक चाबी है ये बृहद वकाड़ा चक्र। मतलब इतना बड़ा इसका महिमा है, इतना चीज इसमें दिए हुए, फिर भी कहते हैं कि ज्योतिष शास्त्र इतना बड़ा है ना, इसको पढ़ करके आप इस लायक हो जाओगे कि ज्योतिष शास्त्र में कदम रखने के योग्य हो जाओगे, बस और कुछ नहीं है। आप ज्योतिषी नहीं बनोगे, मात्र इस योग हो जाओगे कि ज्योतिष शास्त्र पढ़ सकते हो, समझिए, केवल इस श्लोक ये ग्रंथ को पढ़ करके। लेकिन इस लायक होने के बावजूद भी ज्योतिष शास्त्र में विशेष करके मुहूर्त में बहुत अच्छे हो जाएंगे आप। ये सबसे पहला मंगलाचरण है इसका। दूसरा है श्लोक जो है वार नामानी, कौन कौन से वार होते हैं बता भी दिया हूँ, श्लोक के आधार पर भी पढ़ लेते हैं। आदित्यश्चंद्रमा भौमो बुधश्चाथ बृहस्पति शुक्रः शनैश्चरश्चैते वासरः परिकीर्तिता। आदित्य मतलब रविवार, चंद्रमा मतलब सोमवार, मंगल बने मंगल, बुध गुरुवार, बृहस्पति मतलब गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये 7 वार होते हैं। देखिए रविवार से स्टार्ट हुआ है वार। फिर कहते हैं कौन वार शुभ होते हैं कौन अशुभ, कहते हैं गुरुश्चंद्रो बुध शुक्र शुभावारा शुभे स्मृता क्रूरास्तु क्रूर कृत्येषु ग्राह्या भौमार्क सूर्यजा। बुध गुरु शुक्र, शुक्ल पक्ष में चंद्रमा, ये शुभ दिन है और इनमें शुभ कार्य करने चाहिए। रविवार, मंगलवार, शनिवार, ध्यान रखिएगा, रविवार, शनिवार और मंगलवार यह 3 बार पाप वार है। इस दिन कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करनी चाहिए। कौन बार, रविवार के दिन, मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन कोई भी नया शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए, कारण कि वह पापवार होता है। तो आज के लिए यही 2 श्लोक आपको अध्ययन कराएंगे, इससे अधिक नहीं। बाकी का कल प्रारंभ होते ही प्रारंभ करेंगे हम लोग इस पुस्तक को। पहले अब बताइए, पीडीएफ भेज देंगे आप लोगों को, बिल्कुल वीडियो पहुंचेगा आप लोगों तक, जो भी अध्ययन हुआ है इसका वीडियो पहुंचेगा आपको। अब बताइए कि अभी तक जो आपने अध्ययन किया उसमें से कोई प्रश्न है पूछने के लिए? चलिए नीलेश जी का नहीं है, क्लियर है सब, नीमा जी भी क्लियर है। ओम जी, कांता जी, पिंकी जी, रामभूल जी, अंकित जी, हितेश जी, सभी लोग बताएंगे। दीपिका जी, आज का विषय पूरा क्लियर